रवि सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने देखा बीते 2 साल में लगातार बिक्री कमजोर हुई है। पिछले साल बजट में पीएमएवाई के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी हटा दिया गया था, हालांकि बाद में सब्सिडी को बहाल किया गया। इस बार क्या उम्मीदें हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के लिहाज से? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स एक आम पर्सन को घर, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल का जो एजेंडा तो मोदी जी का है, और जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं हम उन्हीं के एजेंडा पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट ने जो आज तक जितनी इतनी सपोर्ट दी है अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, वो ट्रिमेंडस है, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया। और चाहे वो सीएलएसएस हो, जो बहुत एटीआईबी का जो सेक्शन पहले हुआ करता है इनकम टैक्स में, उस तरह से सपोर्ट दिया गया हो, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बट इसमें बस कुछ हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हम उससे हम लोग अफोर्डेबल लोगों को घर दे पाएंगे, लोगों का जो घर का सपना है वो पूरा कर पाएंगे। पहले से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के कारण भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आईटीसी का जो इनपुट हुआ करता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिला करता था, जो रियल एस्टेट के अंदर पर्टिकुलरली आउटपुट सर्विस के अंदर, जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी आउटपुट सर्विस 5% पे लगती है, रियल एस्टेट में भी मोरलेस अगर 45 लाख से ऊपर के घर की बात करें तो वहाँ 5% की मैक्सिमम घर जो है आज 45 लाख रुपए। जैसे यहाँ तो अभी राजन जी ने भी बताया कि जो अफोर्डेबिलिटी का इंडेक्स है वो भी बड़ा हो गया है, उसको 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर उस डेफिनेशन के साथ तहत करके उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, और प्लस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अलाउ किया जाए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इतनी बढ़ चुकी है उसको मैनेज किया जा सके, और जो अफोर्डेबल घर का जो सपना है वो हम लोग पूरा कर पाए। दूसरा, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्योंकि जो टाइमिंग ऑफ अप्रूवल में थोड़ा जो कॉस्ट एक जो लगता है, जो एक्चुअली जो टाइम जो डिले है उसके अंदर जो नेशनल लॉस होता है वो नेशनल लॉस है, उससे किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस का कोई मॉडल, और ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, पहले से बहुत काम में फास्टनेस आई है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है। खासकर से मैं अगर हरियाणा में बात करूं तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, और काफी चीजें ऑनलाइन कर दी है। तो इसी चीज को हम अगर बाकी पूरे एंटायर डिपार्टमेंट, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह का इसको लेके चले, तो जो टाइम में जो कॉस्ट है अप्रूवल का वो घट जाएगा, उससे हम लोगों को अफोर्डेबल घर देने में आगे मदद कर पाएंगे। रवि सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बीते 1 साल में सबसे अधिक जो लॉन्च हुए हैं वो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट हुए हैं। पहली बात ये कि क्या बॉटल नेक है अफोर्डेबल हाउसिंग में, लॉन्च कम क्यों हो रहे हैं, जिस पर बजट में ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, आज अगर 10 साल पहले कहें तो कितने रुपए का घर अफोर्डेबल था, और आज जब, क्योंकि वक्त के साथ लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ रहे हैं, नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रही है। और पीछे एनओट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन को अपग्रेड कर दिया गया, वो 90 लाख तक चली गई है। अगर हम उस क्राइटेरिया की बात करें तो अफोर्डेबल में बहुत सारे लॉन्चेस आए हैं। अगर हम अपने सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा तो मेजोरिटी जितने भी लॉन्चेस हैं वो सारे ही बिलो 90 लाख के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम से लोगों की इनकम बढ़ने वाली है वैसे वैसे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ने वाला है। तो अगर हम उस अफोर्डेबल इंडेक्स को बढ़ा कर देते हैं तो जाहिर अफोर्डेबल में लॉन्चेस हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आज भी एक चैलेंज है। उसमें अगर गवर्नमेंट से किसी भी तरह से कोई सपोर्ट मिल पाए तो हम लोग शायद अफोर्डेबल को और आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। सीएलएसएस की स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत ही शानदार की हुई है, पिछली बार भी उन्होंने 2023 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मेरे को ये लगता है कि इस सीएलएसएस की स्कीम ने बहुत शानदार काम किया है। करीबन 2 करोड़ लोगों को अर्बन के अंदर उठाए, करीबन 66 लाख लोगों को अर्बन के अंदर और 2 करोड़ लोगों को रूरल के अंदर घर मिले हैं इस स्कीम के अंदर। ये इतनी बड़ी हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम मोदी जी ने किया, आई थिंक सो इसको एक्सटेंड आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इससे लोगों की जो घर की जरूरत है हम पूरी करें।